मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। मैं ये आशा कर सकता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और इस अच्छाई के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है वो विधिवत तरीके से चल रही होगी। बच्चों, हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए गणित की कक्षाओं का जो है शुभारंभ कर दिया है। पहली क्लास हो चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जो भी समस्याएं हैं वो पूछना है। अगर कोई आपको शक है, ठीक है ना। पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि मैंने पूरी कोशिश किया है कि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर कोई चीज आपको कम समझ में आई हो, है ना, तो जो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर करके आप मुझसे पूछिए। मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ऐसा मैंने आपसे वादा किया था। तो चलिए आज हम अपने दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में जो हमने पहली क्लास में पढ़ा है उसी पर अभ्यास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समीकरण कोई अध्याय नहीं है, बल्कि हर अध्याय में समीकरण बनते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी समीकरण को समझा है पिछली क्लास में कि समीकरण क्या होता है, तो आज हम कुछ इसके उदाहरण लेके, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली क्लास में हमने जो है मुख्य रूप से 4 शब्दों को जाना है, 4 चीजों को जाना है। सबसे पहला हम लोगों ने जाना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, और अंत में हमने जाना कि इक्वेशन क्या होता है। कल की क्लास में इन 4 चीजों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये चारों बातें एकदम समझ में आ गई होंगी। आपके पेट के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ये सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको साधारण अंक गणितीय समीकरण। तो मैंने आपको समीकरण बता दिया। अब आज इस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सबको पढ़ना है, ठीक है मेरे बच्चे। देखिए, मैंने आपको एक प्रश्न दिया है। इंग्लिश की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है, 108 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, संख्या के प्रकार का यह प्रश्न है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल जो है वो 108, 108 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। तो कल मैंने आपको बच्चों क्या समझाया था कि समीकरण का मतलब होता है गणित की भाषा, गणित में अनुवाद करना। मतलब जो बात यहां पर अंग्रेजी या हिंदी में लिखी हुई है उसको गणित की भाषा में बनाना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे हम करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। बच्चे, इसको परीक्षा जब आप देने जाएंगे तो वहां पर किस प्रकार से करना है वो एक अलग विषय है।
पहले मैं इसका बेसिक आपको बताऊंगा, जिसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको क्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है, तो हम मान लेंगे कि गणित में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना। ध्यान रखना मेरे बच्चे कि इस तरीके से एग्जाम में नहीं लगाना है। एग्जाम में लगाने का तरीका दूसरा होगा। माना पहली जो सम संख्या है, माना जो पहली सम संख्या है बच्चे वो x। ठीक, ध्यान देना मेरी बात को। परीक्षा में कभी भी इस प्रकार से प्रश्न को नहीं लगाना है अभी, क्योंकि मैं आपको इसकी पूरी अवधारणा को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूं। एग्जाम में कैसे लगाना है मैं इसके बाद बताऊंगा। पहली सम संख्या अगर मैं x मान लूं बेटे, तो दूसरी जो सम संख्या होगी वो हो जाएगी x धन 2। क्योंकि किसी भी सम संख्या में अगर आप 2 जोड़ोगे तो अगली सम संख्या मिलेगी। अगली मतलब क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। और बेटे तीसरी सम संख्या हो जाएगी, इसमें x धन फिर 2 जोड़िए, x धन 2 में 2 जोड़िए, x धन 4। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग। अब देखिए, अब हम यहां पर अनुवाद करेंगे। अब अनुवाद करना है। क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है। यह हिंदी में लिखा हुआ है, उसके ऊपर यह इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको गणित में हम परिवर्तित करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, इस चीज को गणित में कैसे लिखेंगे? x प्लस 2 दूसरी संख्या प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? 108। ठीक है बच्चे, बन गया समीकरण। कल मैंने क्या बताया था आपको? समीकरण में हमेशा 2 पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। बायां पक्ष और दाहिना पक्ष किससे अलग होगा? बराबर से, इक्वल। तो बायां पक्ष या दायां पक्ष। अब आप देखिए मेरे बच्चे, ये जो चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, ये जो बात हिंदी में लिखी हुई है, उसी बात को मैंने यहां पर गणित की भाषा में लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। x x x प्लस करेंगे बच्चे, 3x आएगा प्लस 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 108 आएगा बच्चे। 3x इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो 102 आएगा। ये x से इसको करेंगे, कितना आया? 34। x हमने क्या माना है? पहली सम संख्या। तो बच्चे पहली सम संख्या क्या आई? पहली सम संख्या आ गई हमारी 34। जब पहली सम संख्या 34 है तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? 34 में 2 जोड़िए 36 हो जाएगी। तीसरी सम संख्या 34 में 4 जोड़िए 38 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 38 होगी। बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान रखना, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीजें आती होंगी, लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं कि मैंने आपसे वादा किया है कि क्लास का जो अंतिम बच्चा है उसको बेस बना के क्लास को चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है इसका। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप एग्जाम में इस तरह से प्रश्न लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम वाला तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तब इस प्रश्न को कैसे लगा रहे होंगे आप, वो देखिए। तो बच्चे, इसको लगाने का एक तरीका है, जैसे आ जाए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है, 108। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप क्या करिए, 108 में 3 का भाग लगा दीजिए। जब 108 में 3 का आप भाग लगाएंगे तो बच्चे आएगा 36।
3 का 10 में भाग देंगे 3 आएगा, 1 बचेगा 18, 3 छंग 18। बच्चे ये बीच वाली संख्या आएगी, 3 संख्याएं हैं तो ये बीच वाली संख्या आएगी 36। एक संख्या इसके पहले की लिख दीजिए, एक इसके बाद की, क्या लिखेंगे? सम संख्या। तो 36 के पहले सम संख्या क्या आएगी? 34 आएगी। 36 के बाद सम संख्या क्या आएगी? 38 आएगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 38 आएगा। ये देखिए 38। तो बच्चे ये डिस्क्रिप्टिव तरीका है, ये एग्जाम में लगाने का तरीका है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं आपको बता रहा हूं समीकरण बताना, ठीक है? बाकी मैं आपको भविष्य में सब पढ़ाऊंगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, है ना? अभी तो लगभग सब बच्चों को पता भी होगा, मैं फिर भी एक बार बोल देता हूं, जो संख्याएं 2 से कट जाए उनको सम संख्या कहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से लगा रहे होंगे। और बच्चे मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि जो ये 108 में 3 का भाग देते हैं ना, तो जो ये बीच वाली संख्या आती है बच्चे, ये कुछ नहीं, ये संख्याओं का एवरेज होता है। और औसत मैं आपको भविष्य में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में औसत दिया गया है। अभी मैं औसत की कोई विशेष चर्चा नहीं करने वाला हूं, मैंने आपको बच्चे जानकारी दे दी। क्यों? क्योंकि बेटे ये क्या है? योग है, ये दिया है योग 108 है। और अगर योग फल में हम संख्या से भाग देंगे तो जो मान आता है वो हमेशा औसत होता है। तो मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई समस्या है। अगर समस्या है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, 4 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी क्रम में मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अच्छा, ये तो वही सेम प्रश्न है, इसको मैं चेंज करता हूं बच्चे, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं इसको चेंज करता हूं। इवन की जगह मैं ऑड कर दूं, ठीक है? और इसको मैं 105 कर दूं, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, सबने नोट कर लिया होगा, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, ठीक है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो मेरे बच्चे, मैंने अभी आपको सिखाया कि एग्जाम में इसको किस तरीके से करना है। अब मैं यहां पे डिस्क्रिप्टिव नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे आपको एग्जाम का तरीका बता देता हूं। आप 105 में 3 से भाग दे दें। 3 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि 3 संख्याएं हैं। यह कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्रमागत। जब हम 105 में 3 का भाग देंगे तो 35 आएगा। 35 के पहले विषम संख्या क्या है? 33। और 35 के बाद विषम संख्या क्या है? 37। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 37 आएगी। तो एग्जाम में इस तरीके से आपको करना है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं समीकरण बनाना। तो मैं इस सवाल का भी डिस्क्रिप्टिव आपको बताना चाहूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं इसका डिस्क्रिप्टिव आपको बताऊं। थोड़ी सी मैं जगह और बना लूं, ठीक है? देखिए मेरे बच्चे, इसको कैसे लगाएंगे एग्जाम में, इसको किस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है? तो देखिए बच्चे, पहली विषम संख्या मैं ले लेता हूं x, दूसरी विषम संख्या होगी x धन 2। मेरे बच्चे, तीसरी विषम संख्या क्या होगी? तीसरी विषम संख्या होगी x धन 4। ठीक, ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहां पर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत से बच्चों को यहां पर शक होगा कि सर आपने विषम संख्या में धन 1 धन 4 क्यों लिया है? बहुत से बच्चे आप में से होंगे जो मुझे पता है वो x प्लस 1 और x प्लस 3 कर रहे होंगे, जो गलत है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना,
चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, गैप दो दो का ही होता है, गैप दो दो का ही होता है। तो 1 और 3 मत लीजिएगा, आप ऐसे समझिए, x आपने विषम संख्या माना। अब दुनिया की कोई भी विषम संख्या बताइए जिसमें एक जोड़ने पर विषम आता हो। दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी विषम संख्या नहीं है जिसमें एक जोड़ने पर विषम आता हो। अगर किसी भी विषम संख्या में 1 या 3 जोड़ोगे तो सम आ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि चाहे सम बोले चाहे विषम बोले, आपको यही लेना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यही कारण है कि एक प्रश्न का डिस्क्रिप्टिव बताने के बाद मैं सम संख्या का डिस्क्रिप्टिव आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से डिस्क्रिप्टिव इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए मैं दोबारा से आपको डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूं, इसका ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो पहली विषम संख्या x है, दूसरी विषम संख्या x-2 है, तीसरी विषम संख्या x-4 है। अब समीकरण बनेगा। समीकरण क्या कह रहा है कि तीनों विषम संख्या का योग 105 है। तो योग को गणित में क्या लिखते हैं? प्लस, ये जोड़ के हमने 105 के बराबर कर दिया। इसको जोड़ेंगे बेटे 3x आएगा, ये 6 आएगा, 6 उधर जाएगा, ये 99 आ जाएगा। 99 में हम 3 का भाग देंगे तो 33 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों x हमने क्या माना? पहली विषम संख्या। पहली विषम संख्या अगर 33 आई है तो दूसरी विषम संख्या 33-2 35 आएगी, और ये आएगी 33-4 37 आएगी। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है तो मेरे प्यारे बच्चे 37 आएगा। ये देखिए, इस तरीके से भी 37 आया, इस तरीके से भी 37 आया। क्यों? क्योंकि मैथ में तरीके बदलने से प्रश्न के उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी भी बच्चे ऐसे मत करिएगा, ये केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का तरीका है, ठीक मेरे बच्चे। अब मैं आगे किसी भी प्रश्न का इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव नहीं बताने वाला हूं। अब हमको इसी तरीके से करना है। कुछ प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं। जैसे अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा बच्चे रुक जाइएगा, मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा, इसमें मुझे कुछ चेंज करने हैं। मेरे बच्चे ये प्रश्न है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 200 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है या सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, 4 क्रमागत विषम, यहां पर है ऑड विषम, ठीक है। इतनी इंग्लिश सबको आती होगी, मैं पहले हिंदी इसकी लिख चुका हूं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 200 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। तो बच्चे इस प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे कर रहे होंगे? हमने अभी आपको क्या बताया कि 200 में आप 4 का भाग दे दीजिए। पिछले सवाल में हमने 3 का भाग दिया क्योंकि वहां पर 3 क्रमागत संख्याएं थी, यहां पर 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो हम 4 से भाग देंगे। 200 में 4 से भाग देंगे तो बेटे 50 आएगा, ठीक मेरे बच्चे। ये 50 क्या है? 50 सम संख्या है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि आपको विषम संख्या बताना है। तो मेरे बच्चे सम संख्या नहीं लेना है हमको, 50 नहीं लेना है। 50 के पहले विषम कौन है? 49। इसके पहले विषम कौन है? 47। 50 के बाद विषम कौन है? 51। 50 के बाद विषम कौन है? 53। तो क्या पूछा गया है?
सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, तो इसका उत्तर मेरे बच्चे 53 आएगा। अगर पूछ लेता कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए तो उत्तर 47 आता। बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है सबको यह बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे होंगे। मैं प्रश्न को चेंज करूंगा। ठीक है, प्रश्न क्या है देखिए, मैं बनाता हूं। ये 220 है बच्चे। अब लगाइए। अब आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और अपने से इसको हल करके जो भी आपका उत्तर आए, गलत आए या सही आए, ईमानदारी दिखाना है। सभी को यहीं पर वीडियो रोक देना है और इस प्रश्न को कॉपी पे हल करना है और कमेंट बॉक्स में जो भी उत्तर आए, गलत या सही, उसको आप लिख दीजिए। चलिए वीडियो को फिर से हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे, इसको कैसे लगाएंगे। 4 क्रमागत सम संख्याएं, ध्यान देना बच्चे, 4 क्रमागत सम संख्याएं बोला है, का जो योग है वो 220 है। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, 220 में 4 का भाग दे दूंगा। 220 में जो 4 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 55, 55 आएगा। क्या आएगा, 55 आएगा। 55 क्या है, 55 एक विषम संख्या है। हमने प्रश्न में क्या बोला है, सम संख्या बोला है। तो मेरे बच्चे 55 को कैंसिल कर देंगे। 55 के पहले सम संख्या क्या आती है, 54 आती है। 54 के पहले क्या आती है, 52 आता है। 55 के बाद क्या आता है, 56 आता है और बाद में क्या आता है, 58 आता है। क्या पूछा है इस बार, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या 52 उत्तर आएगा। कहीं कोई समस्या है बोलिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि ये सब सवाल क्या है, समीकरण के सवाल है। तो आपके परीक्षा में इसको यह मान के पूछेगा कि समीकरण का प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन हमने उसको हल करने का एक शॉर्टकट निकाल लिया है। तो हम एग्जाम में इसको इस प्रकार से कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूं। तीन क्रमागत संख्याओं का जो योग है उसको कर लिया जाए। यहां पर 271 है। ध्यान देना बच्चे, इस बार मैंने सम या विषम नहीं बोला है, 3 संख्याएं बोला है। बस मैंने बोला है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 271 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 271 है। तो सबसे छोटी संख्या बताना है। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से कर रहे होंगे। अगर मैं इसके डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, पहले मैं इसका डिस्क्रिप्टिव लगा देता हूं। तो मान लेता हूं कि पहली संख्या क्या है मेरे बच्चे, पहली संख्या है x। तो दूसरी संख्या बच्चे क्या हो जाएगी, x + 1। क्योंकि सम या विषम नहीं बोला है इस बार। इस बार क्या बोला है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 271 है। तो संख्याओं में कितने का गैप होता है, 1 1 का। तो 1 जोड़ेंगे और तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या आ जाएगी 1 जोड़ दीजिए, x धन 2 हो जाएगा। अब तीनों का प्लस करना है बच्चे। जब तीनों का प्लस करेंगे योग, अब हम इक्वेशन बनाएंगे।
यानी जो बात इंग्लिश में लिखी हुई है उसको हिंदी में लिखेंगे। तो तीनों को जोड़िए, x x x 3x धन 3 बराबर 271 बन गया समीकरण। ओह सॉरी मेरे बच्चे, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा यहां पे, ये सॉरी इसको मैं सही कर देता हूं, ये 273 होना चाहिए, सॉरी बच्चे 273 होना चाहिए, ठीक है, सही कर लेना उसको। अरे यार ये 273 होना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो 3x धन 3 बराबर 273 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो 3x बराबर 273 में जब हम 3 घटाएंगे तो 270 आएगा और x बराबर आ जाएगा 90। तो पहली संख्या 90 है, यह संख्या आ जाएगी 90, दूसरी आ जाएगी 91 और तीसरी संख्या आ जाएगी 92। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है तो इसका उत्तर 90 आएगा। यह डिस्क्रिप्टिव है, इसको कभी भी एग्जाम में इस प्रकार से नहीं लगाना है, ठीक है बच्चे। 271 रखने में दशमलव में आ जाएगा, और मैंने संख्याओं की बात किया है, दशमलव भिन्न होता है। हमने इस प्रश्न में किसकी बात किया है? संख्याओं का। और अगर यहां पर मैं 271 लिखूंगा तो भिन्न बन जाएगी, तो अभी भिन्न की बात नहीं हो रही, भिन्न मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब बेटे एग्जाम में इसको कैसे लगाएंगे? एग्जाम के समय, एग्जाम टाइम में इसको कैसे हल करेंगे? ये प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में। कुछ नहीं करना है आपको, 273 को 3 से उड़ा दीजिएगा। जब 273 को 3 से उड़ाएंगे तो 91 आएगा, बीच वाली संख्या। अब 91 के पहले कौन सी संख्या होती है? 90, और 91 के बाद कौन सी संख्या होती है? 92। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा होगा? 90, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछा है 90। सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो हमारा आ जाता 92। इस प्रश्न का उत्तर 90 आएगा। कहीं कोई समस्या है? बोलिए। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोलिए। चलिए ऐसा ही मैं एक प्रश्न और बनाता हूं, उसको आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, अब अगला प्रश्न है, इसको आपको लगाना है। सभी बच्चे वीडियो को यहीं पर पॉज कर देंगे, रोक देंगे, और जो भी आपका उत्तर आएगा, जो भी आपका उत्तर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गलत आए, सही आए, जो भी आए, आप ईमानदारी के साथ जब कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखेंगे मेरे बच्चे, तो मुझे आपका क्या स्तर है उसका अंदाजा होगा। और एक अध्यापक के लिए बच्चों के स्तर का, लेवल का अंदाजा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से मैं अगले वीडियो में फिर से काम करूंगा। हो सकता है कभी मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो ये मैं कैसे जान पाऊंगा? तो हमारे और आपके बीच में बात करने का एक माध्यम है कमेंट बॉक्स। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चा सामने होता है, तो हम लोगों का इतना अनुभव है, हम लोग बच्चों का हाव भाव देख के समझ जाते हैं कि इसको चीजों को दोबारा बताना चाहिए। यहां मुझे कैमरा देख के पढ़ाना है, तो यहां पर आपका जो आपके कमेंट्स आएंगे उनके आधार पर मुझे अनुभव लेना है, ठीक है, मुझे अंदाजा लगाना है कि क्लास का क्या हालचाल चल रहा है। इसलिए कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को मैं आपको बताता हूं। क्या करेंगे? फिर वही तरीका, बच्चे 50 हैं, 50 में 4 का भाग दे दीजिएगा। बच्चे 50 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.5 आ रहा होगा। भाग दे लीजिएगा, 50 में 4 का भाग आप दे ही लेंगे, इतने समझदार आप हैं। अब मेरे बच्चे, हमने संख्या बोला है, ये 12.5 आया।
अब मेरे बच्चे बताइए 12.5 जो है वो किसके किसके बीच में है? 12.5 जो है वो बीच में है 12 और 13 के। 12 और 13 के बीच में आता है 12.5। तो दो संख्या 12.5 के ऊपर, दो संख्या 12.5 के नीचे। तो 12.5 के ऊपर 12 और 12 के ऊपर 11, 12.5 के नीचे 13 और 13 के नीचे 14। तो ये चारों संख्याएं हमने यहां पे सभी संख्या पूछा है, तो संख्या है 11, 12, 13, 14। इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ये एवरेज आता है। मैं शुरू में आपको बता चुका हूं, अभी मैं औसत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूं। ये आपके औसत का भी सवाल बनेगा और औसत आपके पाठ्यक्रम में सीधे सीधे दिया गया है। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कई सवाल इस पे मैंने करा दिए, सम संख्या पर, विषम संख्या पर, ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। एक बार आप फिर से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे बच्चे ध्यान रखना, जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जो आपका उद्देश्य है पेड का एग्जाम, पेड के एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक दो प्रश्न अपने से और देता हूं आपको मेरे बच्चे, ठीक है बच्चे? प्रश्न ऐसे है, लिख लेना। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 5 है। दो संख्याओं का अंतर 5 है। दोनों संख्याओं का जो योग है वो 33 है। तो बड़ी संख्या का मान बताइए। तो बड़ी संख्या का क्या मान है ये आपको बताना है। चलिए सभी लोग वीडियो को रोकिए और करने का प्रयास करिए। मेरे बच्चे ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि समीकरण कोई अध्याय नहीं है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर इतने ना ये हल्के सवाल क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि समीकरण का मतलब होता है गणित का अनुवाद करना। बाकी जब मैं आपको औसत पढ़ाऊंगा तो समीकरण बनेगा, मैं आपको प्रतिशत पढ़ाऊंगा तब समीकरण बनेगा, इसके बाद मैं आपको भिन्न पढ़ाने वाला हूं, वहां पर बनेगा क्या? वहां पर बनेगा समीकरण बनेगा वहां पे, ठीक है? तो मेरे बच्चे इस प्रश्न को कैसे लगा रहे होंगे? देखिए बच्चे, दो संख्याओं का अंतर 5 है, दोनों संख्याओं का योग 33 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो मेरे बच्चे मैं मान लूं कि पहली संख्या मानिए या बड़ी संख्या मान लीजिए, आप सीधा मानिए। क्या मानेंगे आप कि मैं मान लेता हूं कि बच्चे जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या जो है वो x है, बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चे? x - 5। बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या x ऋण 5 हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों संख्याओं में अंतर है 5 का। अंतर क्या है? 5 का अंतर है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 33 है, दोनों संख्याओं का योग 33 है। इसको गणित की भाषा में कैसे लिखोगे? गणित की भाषा में लिखेंगे आप पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 33। यही तो है समीकरण, गणित का अनुवाद करना। इसको प्लस करेंगे मेरे बच्चे, 2x आ रहा होगा, -5 उधर जाएगा, ये 38 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 19। हमसे बड़ी संख्या पूछा गया है तो मेरे बच्चे बड़ी संख्या 19 ही होगी।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को यह बात समझ में आ रही होगी। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोलिए। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोलिए। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट देख लूंगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। सभी को कमेंट करना है, ये ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे हैं सबको कमेंट जरूर करना है। चलिए बच्चे, थोड़ा सा प्रश्न का लेवल मैं बढ़ाता हूं और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है बच्चे, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न मैथ और रीजनिंग दोनों में पूछा जाता है। प्रश्न है, एक स्थान पर कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। भैया देख लेना, अगर हिंदी गड़बड़ हो तो नाराज मत होइए। एक स्थान पर कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। उस स्थान पर सिरों की संख्या, हेड, नंबर ऑफ हेड, सिरों की संख्या 40, जबकि पैरों की संख्या 124 है। तो बताइए वहां पर कितने कबूतर हैं? यह प्रश्न आप सबको लगाना है। सभी लोग यहां पे वीडियो को रोक दीजिए और सभी लोग करने की कोशिश करिएगा। मैं जानता हूं कि करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी प्रयास करिए। सभी को कोशिश करना है, सभी लोग कोशिश करिए। चलिए, अब मेरे बच्चे ये प्रश्न देखिए। ये प्रश्न आप में से बहुत से बच्चों ने सुना होगा, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यह प्रश्न किस अध्याय से पूछा गया है, तो शायद आप ना बता पाए। हकीकत में ये प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न तो समीकरण से बनते हैं। समीकरण में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, इस प्रश्न को मेरे बच्चे कैसे लगाएंगे, वो देखिएगा आप। प्रश्न को कैसे लगाएंगे वो आप देखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए ये प्रश्न है, इसको कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। सभी लोग सीखने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है
और मेरे प्यारे बच्चे, ये कि एक प्रश्न नहीं है, यही चीज मैं आपको बार बार सिखाना चाहता हूं कि इन प्रश्नों को अगर आप लगाना सीखते हैं तो पूरी गणित, आपका जो गणित है ना, गणित की भाषा आप सीख जाएंगे। समीकरण क्या है? समीकरण कल मैंने बताया था गणित की भाषा है। तो आप इन प्रश्नों से गणित की भाषा सीख जाएंगे। तो पहले मैं इसका देखिए डिस्क्रिप्टिव बताता हूं मेरे बच्चे, समझिएगा, ठीक है ना। और इसके और कई तरीके हैं, जब मैं आगे आपको गणित पढ़ाऊंगा तो इसके मैं आपको कई तरीके बता सकता हूं। इस प्रश्न को लगाने के कम से कम 5 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अभी हमारा उद्देश्य क्या है? समीकरण बनाना। तो हम यहां पर आपको समीकरण बनाना सिखाने जा रहे हैं, सभी लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, का से कबूतर होता है, खा से खरगोश होता है, ठीक है। अब मैं अपने से मान लूं कि मान लेता हूं कबूतर की संख्या x है, तो मेरे बच्चे खरगोश कितने हो जाएंगे? 40 × x। यह बात किसको नहीं समझ में आई? मैं फिर से समझाता हूं बच्चे, चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो, सिर तो सबके एक ही होगा ना, हेड, खोपड़ी तो एक ही होगी, चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो। तो सिरों की संख्या का मतलब, सिरों की संख्या 40 है, इसका मतलब कबूतर और खरगोश की संख्या मिलाकर 40 है। अब आप खुद बताइए कि अगर कबूतर और खरगोश की संख्या मिलाकर 40 है, कबूतर की संख्या x है, तो 40 में से x को घटा देंगे तो जो बचेगा वो खरगोश होगा ना। ऐसे समझें, आप इस सवाल को छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कि एक क्लास में, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उसमें से लड़के जो हैं वो 30 हैं, मान लेता हूं। एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या 30 है, तो बताइए लड़कियां कितनी होंगी? आप कहेंगे सर 10। कैसे जान गए आप? आपने 40 में से 30 घटा दिया ना। तो वही तो मैं भी कर रहा हूं। हमने यहां पे बताया लड़के 30 हैं, हम अब इसी को 30 को मान ले लड़के x हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40 - x, ठीक है। मुझे लगता है कि सब ये चीज बात को सीख गए होंगे, ठीक है। तो बच्चे मैं वापस आता हूं, माना कबूतर x हैं तो खरगोश हो जाएंगे 40 × x। अब मेरे बच्चे, एक कबूतर के कितने पैर होते हैं? अब समीकरण बनने जा रहा है। सवाल में क्या कहा है? पैरों की संख्या 124 है, पैरों की संख्या 124 है। तो बच्चे, एक कबूतर के कितने पैर होते हैं? बच्चे, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो जितने कबूतर हैं पैर उसका 2 गुना होगा। भाई सीधी सी बात है, एक कबूतर 2 पैर रखता है, तो जितने कबूतर होंगे पैर उसका 2 गुना हो जाएगा। एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो जितने खरगोश हैं उसका 4 गुना पैर हो जाएगा। और इन दोनों के पैरों की संख्या मिलाकर को गणित में क्या अनुपात करेंगे? प्लस। क्या है? 124 है। मेरे बच्चे, बन गया समीकरण। यही तो है समीकरण बनाना। बन गया समीकरण। इस समीकरण को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको हल करते हैं आराम से। ये 2x है मेरे बच्चे, ये 4 का गुणा करेंगे 160 आएगा, ऋण ये 4x आएगा बराबर 124। 2x में 4x को माइनस करोगे तो -2x आएगा। 124 है, 160 उधर जाएगा, माइनस होगा। 124 में 160 को घटाओगे तो -36 आएगा। x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तो उस स्थान पर मेरे बच्चे कितने कबूतर हैं? 18 कबूतर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप सबको इस प्रश्न को लगाना है। कहीं कोई समस्या हो बताइए, कमेंट बॉक्स में सबको उत्तर देना है।
मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सबको उत्तर देना है। कहीं कोई समस्या है बोलिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा, सभी लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, सेम ऐसा ही जो आपको लगाना है। ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको देता हूं मेरे बच्चे, जो आपको लगाना है। मैं इसका डाटा चेंज करता हूं, ये 40 नहीं रहेगा यहां पर, ये 124 नहीं रहेगा। मैं इसको करता हूं, आप एक काम करिए, सिरों की संख्या कर लीजिए 50 और पैरों की संख्या कर लीजिए आप 116। ठीक है, अब इसको आप लगाइए। इस प्रश्न को मेरे बच्चे आप लगाने की कोशिश करिएगा। चलिए सभी लोग इसको, वीडियो को रोक के प्रश्न को लगाइए। मैं इसका उत्तर आपको बता चुका हूं। मैं इसका उत्तर आप सभी बच्चों को एक बार बता चुका हूं, दोबारा से लगाइए। बच्चे आगे मैं इस सवाल को लगाने के आपके को 2-3 तरीके बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में इस प्रश्न को लगाने का तरीका और कई तरीके हैं, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है समीकरण बनाना। तो मैं आपको बच्चों समीकरण बनाना सिखा रहा हूं। तो फिर उसी तरीके से लगाना है। मान लेते हैं कबूतर की संख्या x है, तो अपने खरगोश कितने हो जाएंगे? 50 ऋण x। अगर कबूतर x है तो खरगोश हो जाएंगे 50 ऋण x। 50 में कबूतर को घटा दो, जो बचेंगे वो खरगोश होंगे। अब हमको क्या निकालने हैं? पैर, पैर की संख्या। एक कबूतर के बच्चे 2 पैर होता है और एक खरगोश के बच्चे 4 पैर होते हैं, और प्रश्न के अनुसार दोनों के पैरों की संख्या मिलाकर 116 कर दीजिए। इसको आप हल कर दीजिए, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बच्चे ये 2x है धन, ये 50 का 4 में गुणा करेंगे बच्चे 200 आएगा, ऋण 4x बराबर 116 आ रहा होगा। ये -2x की वैल्यू आएगी -84। x को हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा बच्चे 42। कहीं कोई समस्या है तो बोलिए, कहीं कोई समस्या है तो बोलिए। ठीक बच्चे, मैं कई बार बोल रहा हूं कि इसको लगाने के कई तरीके हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक आध तरीके बता ही देता हूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सर इतना बड़ा क्यों बता दिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका मैं दूसरा तरीका बता ही देता हूं आपको। देखिए मेरे बच्चे, एग्जाम में इस सवाल को लगाने का एक तरीका और है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। सभी लोगों का बोर्ड ध्यान पे, सभी लोग पेन रख दीजिए। हेलो, सभी बच्चे पेन रख दीजिए, पेन कॉपी रख के सबका ध्यान बोर्ड पे। अगर बोर्ड पे आप नहीं देखेंगे तो आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चे, कबूतर और खरगोश कुल मिला के संख्या कितनी है? 50। ध्यान से समझिएगा। हो सकता है वीडियो को आपको 1-2 बार पीछे करके देखना पड़े, तो देख लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है, हम अगर वीडियो आपको देते हैं तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो, चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो, सबके 4 पैर हैं। ये हमने अपने से मान लिया, काल्पनिक रूप से। कबूतर के पैर 2 होते हैं, खरगोश के पैर 4 होते हैं।
मैं मान लेता हूं कि दुनिया में चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो, सबके 4 पैर होते हैं। अगर कबूतर और खरगोश दोनों के 4 पैर होंगे तो हमारे हिसाब से 200 पैर होना चाहिए। हमारे हिसाब से जानवर 50 है तो कितने पैर होने चाहिए? 200 पैर होना चाहिए। लेकिन सवाल के हिसाब से कितने पैर हैं? 116 पैर हैं। तो कितने पैर कम हैं? 84 पैर कम हैं। अब आप खुद बताइए ये पैरों की संख्या कम क्यों है? कबूतर की वजह से। क्योंकि हमने क्या माना कि दुनिया में हर जानवर के 4 पैर होते हैं। दुनिया में हर जानवर के अगर 4 पैर होते हैं तो 200 पैर होने चाहिए, लेकिन सवाल के हिसाब से 116 पैर हैं। तो कितने पैर कम हैं? 84 पैर कम हैं। और 2 पैर कम होने के पीछे एक कबूतर जिम्मेदार है। हमने कबूतर के 4 पैर माना है, लेकिन कबूतर के 2 पैर होते हैं, यानी एक कबूतर में 2 पैर कम होते हैं। तो 84 पैर कम करने के लिए कितने कबूतर की आवश्यकता होगी? 42। यह एग्जाम में लगाने का तरीका है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि अभी मेरा उद्देश्य है समीकरण बनाना, और यह हमारा समीकरण है। यही तो है समीकरण, इसको बनाना हम सीख रहे हैं। इसलिए मैं अभी यह तरीका आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। आप पीछे जाके ये सवाल भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। मेरे बच्चे, इस सवाल को भी आप इसी तरीके से लगा के देखिएगा। वैसे इस सवाल को आपको लगाना चाहिए, लेकिन मैं ही लगा दे रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, मैं आपको दिखाता हूं। इस पैर में इस प्रश्न में क्या दिया था? 40। बच्चे, मैं मान लेता हूं कि दुनिया में कोई भी जानवर हैं, सबके 4 पैर हैं। तो कितने पैर होने चाहिए? 160 पैर होने चाहिए। लेकिन सवाल के हिसाब से पैर हैं कितने? 124 पैर हैं। तो सवाल के हिसाब से कितने पैर कम हैं? बच्चे 36 पैर कम हैं। और आप बताइए, 36 पैर कम हैं तो कबूतर के 2 पैर होते हैं, हमने 4 पैर माना है, यानी एक कबूतर के 2 पैर कम हैं। यानी 2 पैर का जिम्मेदार कौन है? एक कबूतर। तो 36 पैर का जिम्मेदार क्या होगा? 18 कबूतर। तो 18 उत्तर आएगा। एग्जाम में इस प्रश्न को आप इस प्रकार से लगा रहे होंगे। बात समझ में आ गई? कहीं कोई समस्या है तो बोलिए। किसी बच्चे को कहीं कोई समस्या है तो बोले। वीडियो को 1 बार 2 बार पीछे करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बच्चे, इसी प्रकार से और भी प्रश्न यहां पे बन सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये प्रश्न बना हुआ है, वैसे और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैं 1-2 प्रश्न आपको ऐसा और बना देता हूं, आप लोग उसको लगाइएगा। आपको लगाना है, मैं प्रश्न बना के आपको देता हूं। एक प्रश्न है, एक बैग में, बैग मतलब झोला, एक बैग में 2 रुपए और 5 रुपए के कुल मिलाकर 20 सिक्के, 20 सिक्के। एक बैग में 2 रुपए और 5 रुपए के कुल मिलाकर 20 सिक्के हैं। इस बैग में कुल कितने रुपए दिया जाए? इस बैग में मैं दे देता हूं आपको, इस बैग में कुल 64 रुपए हैं। तो बताइए
बैग में 2 रुपए के कितने सिक्के, लगाइए। चलिए सबको लगाना है। एक बैग में 2 रुपए और 5 रुपए के कुल मिलाकर 20 सिक्के हैं। इस बैग में कुल 64 रुपए हैं। ध्यान रखना बच्चे, 20 सिक्के हैं और उनकी कीमत क्या है, 64 रुपए है। तो बताइए बैग में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। जो बच्चा समीकरण बना ले जाएगा वो इस प्रश्न का उत्तर दे लेगा। जो बच्चा समीकरण बना ले जाएगा वो प्रश्न का उत्तर भी दे लेगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो को रोकिए और लगाने का प्रयास करिए। चलिए, मैं बिल्कुल वही सवाल है कबूतर और खरगोश वाला, सेम वही प्रश्न है। ठीक है, आपको गणित देखना है, प्रश्न का गणित सेम है, भाषा अलग अलग है। एक में कबूतर और खरगोश दिया गया है, एक में 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं। मेरे बच्चे भाषा सेम है, सॉरी भाषा अलग अलग है, लेकिन इस दोनों प्रश्नों का जो मैथ है, गणित, वो सेम है। तो लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ऐसे लगाएंगे इसको। मान लेते हैं कि जो 2 रुपया है, 2 रुपया, 2 रुपए के सिक्के हैं मेरे बच्चे x, और मेरे बच्चे जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो हो जाएंगे 20 ऋण x। ये सिक्के हैं, कॉइन, सिक्के। मान लीजिए कबूतर की संख्या x तो खरगोश की संख्या 20 ऋण x। उसी प्रकार से है ये, जैसे कबूतर और खरगोश था वैसे 2 रुपए और 5 रुपए, एक झोले में 20 सिक्के हैं। अगर 2 रुपए के सिक्के हम एक समानेंगे तो 5 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 50 ऋण x। अब इनकी वैल्यू हमको निकालना है, इनकी कीमत निकालना है। तो मेरे बच्चे 2 रुपए के जितने सिक्के होंगे कीमत उसकी 2 गुना होगी। जैसे आपके जेब में 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितनी कीमत हुई, 10 रुपया। आपके पास 2 रुपए के 100 सिक्के हैं तो कितनी कीमत हुई, 200 रुपया। ठीक है, कीमत 2 गुना है। और जो 5 रुपए के सिक्के हैं इनकी कीमत बच्चे होगी 5 गुना। और दोनों की कीमत मिलाकर अब समीकरण बनने जा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दोनों कीमत मिला के कितना है, 64, 64 रुपया है। इसको हल कर दीजिए, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इसको आप हल कर दीजिए, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इसको बच्चे कैसे हल करेंगे, ये 2x है, आगे हल करेंगे, ये आएगा 100 ऋण 5x बराबर, ये आएगा बच्चे 64। 2x में 5x घटाएंगे बच्चे -3x आएगा। 100 उधर जाएगा, 64 में 100 घटाएंगे -36 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू आ गई 12। यानी बैग में 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 12 है। बैग में 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 12 हैं। कहीं कोई समस्या है बोलिए। अब मेरे बच्चे ध्यान रखना, जो मैंने आपको 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के बोले हैं इसी को मैं 25 पैसे और 50 पैसे का सिक्का बोल सकता हूं। अगर मैं 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के बोलूंगा तो यह प्रश्न भिन्न का प्रश्न बन जाएगा। तो यह भिन्न का प्रश्न बन जाएगा तो उस प्रश्न को मैं भिन्न में पढ़ाऊंगा। फ्रैक्शन आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है सीधे सीधे। तो अभी मैं भिन्न के सवाल नहीं पढ़ाऊंगा, भिन्न इसके बाद शुरू करूंगा। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो फ्रैक्शन पर ही आएगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि समीकरण समाप्त हो गया। मैं कल से 20 बार आपको बोल चुका हूं कि समीकरण कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसीलिए मैंने समीकरण को सबसे पहले शुरू किया है। अब जैसे जैसे गणित आगे बढ़ेगी हम समीकरण बनाते चलेंगे, तो इसके बाद हम लोग फिर से वहां पे समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा बच्चे, ये जैसे प्रश्न है तो ऐसा भी मैं आपको प्रश्न दूंगा तो आपको करना रहेगा मेरे बच्चे, आपको प्रश्न करना रहेगा। अब देखिए, सॉरी, तो
ऐसा ही प्रश्न मैं आपको देता हूं, ठीक है, आप इसको लगाइएगा। उसके पहले हां, इसका भी शॉर्टकट बना सकते हैं जैसे मैंने इसके पहले बताया था, ठीक है। हालांकि अभी हमारा उद्देश्य है समीकरण बनाना, और ये हमारा समीकरण ही तो है। ये हमने क्या बनाया है, ये समीकरण बनाया है। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इसका शॉर्टकट देखिए। कुल मिलाके कितने सिक्के हैं बच्चे, 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। हम मान लेते हैं कि दुनिया का जितने के हर सिक्के की वैल्यू 5 रुपए है, हम अपने से मान लेते हैं हर सिक्के की वैल्यू 5 है। जैसे हमने माना था कि हर जानवर के 4 पैर होते हैं, हम यहां मान लेते हैं हर सिक्के की वैल्यू 5 है। अब आप कहेंगे सर 5 क्यों माने, क्योंकि बेटा 2 रुपया 5 रुपया दिया है, तो 5, 2 या 5 में कुछ भी मान के उत्तर लगाया जा सकता है। तो अगर हर सिक्के की कीमत 5 रुपए होगी तो कीमत हो जाएगी 100 रुपए। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कीमत कितनी दी है, 64 रुपए। तो कितनी कीमत कम है, 36 रुपए कम है। अब मेरे बच्चे ये 36 रुपए कम क्यों है, क्योंकि 2 रुपए की सिक्के की कीमत 2 रुपए होती है, हमने सबकी कीमत 5 रुपए मान रखा है। तो हमने कितना कम माना है, 3 रुपए। भाई हमने एक सिक्के की कीमत मानी है 5 रुपए, और 2 रुपए की सिक्के की कीमत क्या होगी, 2 रुपए। यानी हमने एक सिक्के की वैल्यू 3 रुपए कम मानी है। तो 36 रुपए कम होने के पीछे कितने सिक्के जिम्मेदार होंगे, 12। आप कहेंगे सर यहां पे आपने 2 लिया था, यहां पर 3 क्यों लिया। मेरे बच्चे यहां पर 2 पैर कम थे ना, कबूतर के पैर होते हैं 2, हमने 4 माना था, 2 पैर कम है। 2 पैर कम होने के पीछे एक कबूतर जिम्मेदार है, तो 84 पैर कम होने के पीछे 42 कबूतर जिम्मेदार होंगे। यहां पर एक सिक्के की कीमत 3 रुपए कम है, ठीक है। एक सिक्के की कीमत हमने माना है 5 रुपया, लेकिन सिक्का कितना है, 2 रुपए का, यानी 3 रुपए कम है। जब 3 रुपए कम होने के पीछे एक सिक्का जिम्मेदार है, तो 36 रुपए कम होने के पीछे 12 सिक्के जिम्मेदार होंगे। प्रश्न का उत्तर 12 आ गया। कहीं कोई समस्या है बोलिए, अगर कहीं कोई समस्या है तो बोलिए। अब ऐसा ही मैं एक आज की क्लास का एक प्रश्न और देता हूं, उसके बाद हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न जो है मेरे बच्चे वो आपको लगाना है, मैं इसका डाटा चेंज करता हूं, उसके बाद प्रश्न को बच्चे आपको लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कि एक बैग में कुल मिलाकर हम सिक्के कर देते हैं कि चलिए 40 सिक्के हैं, बैग में सिक्के हैं 40, और इनकी जो कीमत है, इनकी कीमत को हम लोग कर देते हैं 125 रुपए कर देते हैं, 125 रुपए कर देते हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं, 2 रुपए और 5 रुपए के मिला के 40 सिक्के हैं, हाँ ठीक है। अब इस प्रश्न को आप लगाइए, वीडियो को यहीं पर रोकिए और प्रश्न को लगाने की कोशिश करिए। वीडियो को यहीं पर रोकिए और प्रश्न को लगाने की कोशिश करिए। चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूं, एक बैग में 2 रुपए और 5 रुपए के कुल मिला के 40 सिक्के हैं, इस बैग में कुल 125 रुपए हैं, तो बताइए बैग में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो मेरे बच्चे प्रश्न को कैसे लगा रहे होंगे, फिर वही चीज अब जल्दी लगाते हैं। अगर एग्जाम में इस सवाल का समीकरण बनाना हो, एग्जाम में अगर हमको समीकरण ही बनाना हो तो सीधे लगाएंगे क्या, माना 2 रुपए के सिक्के x, 5 रुपए के सिक्के 40 x, 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कीमत दुगना होगी, 5 रुपए के सिक्के की 5 गुना होगी, दोनों मिला के प्रश्न में दिया है 125। इसको हल करना है तो 2x है बच्चे, ये 5x है, 2x में 5x घटाएंगे -3x आएगा, इज इक्वल टू ये 40 गुणे 5 200 आएगा, 125 में 200 घटाएंगे ऋण 75 आएगा। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो उत्तर आएगा 25। 2 रुपए के 25 सिक्के हैं मेरे बच्चे, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 25 हैं, ठीक है। इसको लगा लीजिएगा, मैंने लगा दिया है। अब इसका शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है,
बच्चे कैसे, सिक्के कुल कितने सिक्के हैं, सिक्के हैं 40। हम हर सिक्के की कीमत मान लें 5 रुपए, तो बैग में 200 रुपए होने चाहिए। अगर दुनिया में हर सिक्के की कीमत 5 रुपए हो जाए तो 40 सिक्के से कितने, 40 गुणे 5, 200 रुपया बैग में होना चाहिए था। लेकिन सवाल के हिसाब से बैग में 125 रुपए हैं, यानी बैग में 75 रुपए कम हैं। ये 75 रुपए कम क्यों हैं? क्योंकि 2 रुपए का जो एक सिक्का होता है उसकी कीमत 2 रुपए होती है, और हमने हर सिक्के की कीमत 5 रुपए मानी है, यानी हमने 3 रुपया, एक सिक्के की कीमत 3 रुपया ज्यादा मान ली है। ठीक है, और कीमत 3 रुपए कम होती है। 2 रुपए की सिक्के की कीमत हमने माना 5 रुपए, लेकिन कीमत होती है 2 रुपए, यानी 3 रुपए कम होती है। तो 3 रुपए कम होने का जिम्मेदार एक सिक्का है, तो 75 रुपए कम होने के जिम्मेदारी कितने सिक्के लेंगे? 25 सिक्के लेंगे। ये इसका शॉर्टकट एग्जाम में ऐसे लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्लास हमारी हो गई। पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि समीकरण क्या होता है। समीकरण होता है गणित की भाषा, गणित का अनुवाद। जो बात लिखे, जो ये बात हिंदी में लिखी गई है उसी को हमने गणित में लिख दिया। आप सोचिए, ये जो लिखा है हमने और ये जो प्रश्न में ये लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये दोनों एक ही बात तो है मेरे बच्चे। ये क्या है? ये हिंदी भाषा है, ये हिंदी की भाषा है, ये हिंदी की भाषा है। और ये क्या है? ये मैथ की भाषा है। ये दोनों एक ही बात तो है। ये जो बात हिंदी में लिखी है उसी बात को गणित में हमने लिखा है। ये क्या है? समीकरण है। इससे सिद्ध होता है कि समीकरण गणित की भाषा है। गणित एक भाषा है तो उसका हमने अनुवाद करना सीखा। तो इस प्रकार से हमने समीकरण को समझा पहली क्लास में, और दूसरी क्लास में हमने उदाहरण किए हैं। इसका पूरा पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। सभी लोग बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। और ध्यान रखना बच्चे, समीकरण कभी भी समाप्त नहीं होगा। जब तक मैं आपका बैच लूंगा, जब तक मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, रोज रोज समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने बता दिया समीकरण क्या होता है। कुछ ये उदाहरण मैंने आपको बता दिए। कैसी लगी क्लास? क्या कमियां हैं क्लास में? ठीक है, एक बार अच्छाई भले आप ना बताएं, लेकिन क्लास की कमियों को जरूर बताएं। हर बच्चे को जो ये वीडियो देख रहा है, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखना अनिवार्य है। आप हमारी कमियों को लिखिए, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, इतनी अच्छी गणित पढ़ाना है कि पूरे ऑनलाइन या ऑफलाइन की क्लास में किसी ने ऐसी गणित आज तक पढ़ाई ही ना हो। यही मेरा उद्देश्य है। और जब तक आप लोग कमेंट नहीं करके हमारी कमियों को नहीं बताएंगे, तब तक ऐसा संभव हो नहीं पाएगा। ठीक है, पूरे ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे बेहतर काम करना है। और हर एक एग्जाम के लिए, टेट का एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी में भी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओएसआई हो, सबके लिए काम करना है। ठीक है, तो आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। आप सब अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को करते रहे। जय हिंद, जय भारत।